Hello student, today we are going to discuss some of the MCQ which are the based on the recent issues. So primary purpose of these MCQ is not only solving these questions but to help a student to know the particular topic completely, so that sometimes even inferential questions are asked from that particular topic, so you can easily solve that question. So student, we will start with the first topic, which is that the related to the depositories of the capital market. नाउ स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है जो ये डिपॉजिटरी रिसेंटली न्यूज में क्यों आया। तो उसके दो कारण है। एक तो पहले इकोनॉमिक सर्वे 2023-2024 के अकॉर्डिंग क्या हुआ है, जो नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट है जो वो इंक्रीज ड्रामेटिकली। उसके कारण ये डिपॉजिटरीज आर इन द न्यूज। अब वो एक्चुअली क्या है, डीमेट अकाउंट्स जो होते हैं उसको होल्ड कौन करता है, ये डिपॉजिटरीज जो होते हैं। तो इसके कारण था। और दूसरा कारण ये है, जो आरबीआई का रिसेंट डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग जो है, जो बैंकिंग सेक्टर है उसका क्रेडिट ग्रोथ इंक्रीज टू द 15%, बट द डिपॉजिट रेशियो इज ओनली 11.4%. सो द रीजन फॉर दैट वन इज दैट द then the retail investors are now moving to the कैपिटल मार्केट। तो इसके कारण भी दो बोथ द फैक्टर्स, जो कैपिटल मार्केट के जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है वो न्यूज में है, तो उसी के कंसल्ट में ये जो डिपॉजिटरीज है वो न्यूज में रहे। अब डिपॉजिटरीज को हम लोग पहले अच्छे से समझेंगे, जो डिपॉजिटरीज क्या है। उसके बाद वी विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सो दैट यू कैन इजिली सॉल्व दैट क्वेश्चन एट दैट टाइम। तो डिपॉजिटरीज जो है वो बेसिकली लाइक इंस्टीट्यूशंस, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हम लोग शेयर मार्केट शेयर परचेज करते हैं या अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट करते हैं, उसको होल्ड करता है ये डिपॉजिटरी। और वो किस फॉर्म में करता है, आइदर इट इज इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, और आइदर इट इज फॉर्म ऑफ द डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म। सो ये डिपॉजिटरीज का प्राइमरी पर्पस है, जो हम लोग ये जो जितने भी डीमेट अकाउंट है जो कैपिटल मार्केट है उसको होल्ड करने का काम, उसके अकाउंट को सही से कीप करने का काम वो कौन करता है, ये डिपॉजिटरीज करता है। और जो इंडिया में जो टोटल डिपॉजिटरीज है वो दो है। एक एनएसडीएल है, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरा है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड। सो इंडिया में बेसिकली दो डिपॉजिटरीज है, वन इज एनएसडीएल, अदर इज सीडीएसएल। तो एनएसडीएल जो है वो किसके लिए काम करता है, उसका ऑपरेशंस जो मेनली है वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में है, और सीडीएसएल का जो काम है वो प्राइमरी किस चीज में है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है। तो ये डिपॉजिटरीज का प्राइमरी पर्पस हो गया। अब नाउ स्टूडेंट, वी विल गो टू द क्वेश्चंस एंड वी विल फाइंड आउट which are the statement as right and which are the statement are incorrect. So पहला स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे, जो देयर आर द थ्री डिपॉजिटरीज इन इंडिया। तो स्टूडेंट, क्या इसका आंसर, ये स्टेटमेंट क्या है, वो है ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला, क्योंकि इंडिया में कितने हैं टोटल डिपॉजिटरीज, टू। एक नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, और दूसरा जो है वो सेंट्रल सर्विस डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट इज नेशनल एनएसडीएल, नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड प्राइमरी ऑपरेट्स इन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। एक्चुअली दिस विल वर्क इन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड जो है वो ये काम करता है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। ये सेकंड स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। उसका थर्ड स्टेटमेंट है सीडीएसएल इशू ए 16 डिजिट डीमेट अकाउंट विच इज अल्फा न्यूमेरिक इन नेचर। तो ये क्या होता है, 16 डिजिट का डीमेट अकाउंट, आइदर इट इज सीडीएसएल और आइदर इट इज एनएसडीएल। दोनों जो है वो 16 डिजिट के डीमेट अकाउंट इशू करता है। लेकिन दोनों में बेसिकली डिफरेंस जो है वो क्या है, जो एनएसडीएल है वो जो डीमेट अकाउंट पब्लिश करता है या इशू करता है, दैट इज अल्फा न्यूमेरिक। और जो सीडीएसएल है वो जो है वो जो डीमेट अकाउंट पब्लिश करता है वो दैट इज बेसिकली न्यूमेरिक्स। देयर इज नो अल्फाबेटिकल देयर इज नो अल्फाबेट। So due to that, this statement is also incorrect. So all the three statements are incorrect. Now we'll go to the fourth statement. They provide the service of the dematerialization of the shares, but no rematerializations of the share. तो स्टूडेंट, हमें ये पहले समझना होगा what is the meaning of the dematerialization and rematerialization. So dematerialization is basically that जो physical form of जो shares होता है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो ट्रांसफर किया जाता है उसको डीमेटेरियलाइजेशन कहते हैं। और रीमेटेरियलाइजेशन का मतलब यही हुआ, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई शेयर है उसको जो फिजिकल फॉर्म में ट्रांसफर किया जाता है
उसको रीमेटेरियलाइजेशन करता है। तो ये जो डिपॉजिटरीज हैं वो बोथ फॉर्म ऑफ वर्क इज डन बाय द डिपॉजिटरीज। इसके कारण ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट हो गया। मतलब डीमेटेरियलाइजेशन एज वेल एज रीमेटेरियलाइजेशन बोथ आर डन बाय द डिपॉजिटरीज। और डिपॉजिटरी कौन कौन से हैं? एनएसडीएल और सीडीएसएल। तो इन दोनों का जो प्राइमरी पर्पस है, प्राइमरी फंक्शंस है, उसमें ये भी है जो डीमेटेरियलाइजेशन और रीमेटेरियलाइजेशन ऑफ द शेयर्स आर डन बाय both the institution. So that is, it means that all the four statement are incorrect. So the right answer will be the D. So right answers will be the D. So that will be the correct answer for this question. So student, if you have any problem related to these questions, or you want to know any more thing about this one, then you have to please write those things in the comment box, and then we will discuss. We will talk related to later. Hello, student. Now the next question is related to Semicon India program. So my suggestion is just pause the video, read the complete questions, and then find out the exact answers, and then go for the explanation. So now, student, this issue of Semicon India program was launched in 2021. So basically, the aim of this program is to make India as a semiconductor hub in all over the world. As you know, the recently our Prime Minister has signed an MOU with Singapore related to making India as a part of the global value chain of the semiconductor. Related to that, India has signed an MOU. India Singapore Semiconductor Ecosystem Partnership. So that was the one of the MOU, India Singapore Semiconductor Ecosystem Partnership. So this was the issue, or this was the MOU was signed. So related to that one, that due to that reason, this program of the Indian government has come in the news. That is the Semicon India program, and related to that, there are the three statements, and we have to find the correct answer. So we have to, in place of going for the right answers, हमें पहले ये समझना होगा जो सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के को थोड़ा डिटेल में हमें समझना होगा, क्या पर्पस था, क्यों इसे लॉन्च किया गया, और क्या इसका अभी प्रेजेंट स्टेटस है। ये जो सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम है, उसे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन प्रोग्राम, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत में इसे लॉन्च किया गया था, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम। और सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंदर का डिफरेंट 4 स्कीम्स को लॉन्च किया गया था। तो ये बेसिक चीज थी, और इसका प्राइमरी पर्पस यही है सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम को का जो इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द वेफर्स, और ये जो फैब्रिकेशन ऑफ द सेमीकंडक्टर और चिप इंडस्ट्री है, उसका एक मेजर पार्टनर बनाए जा सके। क्योंकि इंडिया जैसे एज फॉर एग्जांपल सिंगापुर का ग्लोबल सप्लाई चेन में काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है, स्पेशली फैब्रिकेशन ऑफ द वेफर्स रिलेटेड टू द चिप। बट इंडिया का कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत नेग्लिजिबल है या बहुत कम है। और ऐसा क्यों इंडियन गवर्नमेंट ने इस पे फोकस किया है? क्योंकि ये जो है पोस्ट ड्यूरिंग द कोविड टाइम, दैट होल सप्लाई चेन ऑफ द सेमीकंडक्टर्स हैव डिसरप्टेड। एक ये प्राइमरी कारण था, इसीलिए इंडिया वांट सम फॉर्म ऑफ ऑटोनॉमी इन दिस सेक्टर, सो दैट इट इज नॉट टोटली डिपेंडेंट ऑन द सम अदर कंट्री फॉर द चिप। And as the country or the AI war is going on all over the world, so in such type of situation, there should be some self sufficiency in the chip manufacturing. So due to that, all these factors, Semicon India program was launched, and along with that, under this program, many schemes were launched. So now, a student, we will go to the one statement one by one, and then find out which of the statement are correct and which of the statement are incorrect. So first statement is that it was approved in 2021. It is correct, but with the financial outlay of 2 lakh crore, ये स्टेटमेंट का जो सेकंड पार्ट है वो इनकरेक्ट है। ये 2 लाख करोड़ इज टू मच। ये इतना अमाउंट ऑफ मनी can't be sanctioned for any particular program. So actually ये था 70,000 crore rupees. So due to that, this statement is
इनकरेक्ट। अब अगला स्टेटमेंट के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जो ये स्टेटमेंट इसलिए इनकरेक्ट होगा क्योंकि 70,000 करोड़ रुपया कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया था इस सेमी कॉन इंडिया प्रोग्राम के लिए। अब सेकेंड स्टेटमेंट है, इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन हैज बीन वर्किंग एज ए नोडल एजेंसी अंडर द सेमी कॉन इंडिया प्रोग्राम। हाँ, तो ये सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्या जो इंडिया सेमी कॉन मिशन जो है वो एक नोडल एजेंसी के रूप में है, जो कि सारे अप्रूवल्स सेमीकॉन इंडिया के अंदर में जितने भी स्कीम्स लॉन्च है उसको अप्रूव करने का काम किसके पास है? इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन। और ये एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है, तो इसलिए ये सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ द थर्ड स्टेटमेंट इज सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम हैव बीन लॉन्च्ड अंडर दिस प्रोग्राम। तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। जो सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम के अंदर में 4 स्कीम्स को लॉन्च किया गया, और ये 4 स्कीम्स के अंदर में वन ऑफ द स्कीम्स इज दैट सेमीकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन लिंक इंसेंटिव। और ये सब इस सब का प्राइमरी पर्पस क्या है? प्राइमरी पर्पस ये है जो 50% ऑफ द प्लांट कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी बोर्न बाय द इंडियन गवर्नमेंट। तो मतलब यदि एक तरह से यदि 1000 करोड़ का एक प्लांट बनता है वेफर या फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिलेटेड टू चिप इंडस्ट्री, तो उसका जो 50% मनी है वो एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी बोर्न बाय द इंडियन गवर्नमेंट। और इसी के कारण आपने देखा होगा जो रिसेंट टाइप में कई सेमी कंडक्टर वेफर मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, एज फॉर एग्जाम्पल इंडियन जो टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके और ताइवान की एक कंपनी के बीच में एमओयू साइन हुआ, और एक प्लांट को एस्टेब्लिश करने की बात चल रही है। तो इसीलिए और भी कई सारे डिफरेंट कंपनीज हैं वो प्लान करें जो 50% कैपिटल एक्सपेंडिचर विल बी बोर्न बाय इंडियन गवर्नमेंट। सो ये काफी अच्छा सब्सिडी अमाउंट है, जिसके कारण कई सारे कॉर्पोरेट हाउस इस फील्ड में जो अपने प्लांट को एस्टेब्लिश करने में और इंडिया को एक ग्लोबल जो वेफर और जो चिप इंडस्ट्री का ग्लोबल वैल्यू चेन है उसका एक पार्ट बनाया जा सके। सो दीज आर द सम ऑफ द पॉइंट्स रिलेटेड टू द सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम, और ये उससे रिलेटेड ही है। तो अब बेसिकली इसका राइट आंसर्स क्या होगा? पहला स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट इज राइट। सो द करेक्ट आंसर्स विल बी 2 only. So out of the 3 statements, 2 statements are correct and one statement is incorrect. Now student, we will go to the next question, which is related to the safe harbor protection. सो स्टूडेंट, ये भी न्यूज में था, वो इसीलिए न्यूज में था जो रिसेंटली जो है फ्रांस के द्वारा जो टेलीग्राम चैनल है उसके सीईओ को अप्रीहेंड किया गया था। तो ये उसी से रिलेटेड ये टॉपिक है जिसके कारण ये न्यूज में अचानक से आ गया, जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन। तो स्टूडेंट, पहले हमें ये समझना होगा जो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन होता क्या है। सेफ सेफ हार्बर प्रोटेक्शन, ये एक्चुअली ये कई सालों से ये चल रहा है। जो जो इसका बेसिक पर्पस ये होता है, जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज है, उस पे क्या होता है, जो कोई भी न्यूज आप डाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए यदि कुछ ऐसा ऑफेंसिव न्यूज इस पे डाला गया है, तो क्या उसके लिए उसके ओनर को ओनर को उसके लिए दोषी करार दिया जा सकता है क्या? तो ये उसी के लिए ये पॉसिबल नहीं है किसी भी ओनर को, या जो जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है वो कोई भी जो ऑफेंसिव कंटेंट यदि उनके प्लेटफॉर्म पे डाला जाए तो उसको कंट्रोल करे। हाँ, ये कर सकता है जो यदि कोई कंटेंट उस पर डाला गया है तो उसको वहां से वाइप आउट कराया जा सके या उसको वहां से हटाया जा सके। तो इसीलिए एक तरह से ये सेफ हार्बर प्रोटेक्शन इज लाइक दैट जो भी कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ओनर है उसे इसके तहत जो उसे एक तरह से प्रोटेक्शन दिया जाए। तो इसको लेके जो डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट अलग अलग कंट्रीज है उसे अलग अलग तरह का प्रोटेक्शन अलग अलग तरह के रूल्स बनाए। जैसे इंडिया में आईटी एक्ट 2000 है, उसके अंदर ये प्रोविजंस है जो ये सेफ हार्बर प्रोटेक्शन के अंतर्गत में जो डिजिटल इंटरमीडियरी या सोशल मीडिया इंटरमीडियरी है उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक कंडीशन ये भी दिया गया है, जो यदि उन्हें कोई सजेशंस दिया जाए जो इस कंटेंट जो ऑफेंसिव है उसको हटाया जाए, यदि वो हटा लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं हटाते हैं तो फिर उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। तो सेफ हार्बर प्रोटेक्शन इज वन फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग द प्रोटेक्शन टू द ओनर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो ये इसका करेक्ट आंसर जो है सेफ हार्बर प्रोटेक्शन है, वो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ओनरशिप को जो है एक तरह से इसके अंदर में प्रोटेक्शन दिया जाता है, क्योंकि ये सेफ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू कंट्रोल द
for uploading of all types of the offensive content. Yeah, it is true that those types of the offensive content can be removed after the uploading. So इस तरह से एक safe harbor protection एक तरह से immunity provide to the social media owners. So इसका correct answer क्या हो जाएगा? D answers हो जाएगा. Now students, hello student. Now we will discuss about the next question, which is related to the project Cheetah. So in place of going for the details of the questions, first we will understand what is Project Cheetah. Project Cheetah was launched by the Indian government in 2020 for the purpose of reintroduction of the cheetah in Indian ecosystem. So as we know that cheetah was completely wiped out or completely become extinct in 1950. So after so many years, it was again replanted by the Indian government that cheetah should be reintroduced in Indian ecosystem. So for that purpose, total from the two location in the world, one is Namibia, other is the South Africa. From there, cheetah was reintroduced in Indian ecosystem. So these are the two countries. One is Namibia, other is the South Africa. From there, cheetah was brought into India and reintroduced in the Indian ecosystem. Specifically, the national park was the Kuno National Park, in which the cheetahs which was brought from the Africa was reintroduced in the Kuno National Park. So now student, first these are the some of the basic things about the Project Cheetah. Now one other important thing is that it is monitored by National Tiger Conservation Authority, which is a statutory body. Along with that, why now the question is why there is so much focus on the Project Cheetah. Actually, this was in the news because our environment ministry has recently told like that Project Cheetah is a successful and more steps should be taken to make it is a more beneficial to our ecosystem. So what is the purpose of the Project Cheetah? So there are 2 or 3 advantages of the Project Cheetah. First is that it will give the new directions to the forest ecosystem. Along with that, it will provide or promote ecotourism in area where these cheetahs are reintroduced. As for example, the area surrounding the Kuno National Park will get benefits from the Project Cheetah, as ecotourism will be improved in this area. So these are the some of the points related to the Project Cheetah. Now, student, we will go to one statements are related to the question. So, first thing is that it is overseen by National Tiger Conservation of the Authority. So, part one of the statement one is correct, but second part is incorrect. Actually it was launched in 2020, not 2022. Now, the second question is cheetah is translocated from the Namibia and the South Africa. Second statement is correct. The third statement is Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary is being developed as a second home for the African cheetah. Now the student, as you know, the Kuno National Park, is the first place where the cheetahs from the Africa was reintroduced. But the thing is that with the time, there is a chances that the total density of the cheetahs in Kuno National Park will increase. So in such type of situation, there is a requirement some other locations where the cheetahs will be reintroduced, so that the total burden on the Kuno National Park should not be increased. So it can sustain only a till one limit where the cheetahs can survive. So in such type of situation, there is a other wildlife sanctuary, which is the Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary, which is also in the Madhya Pradesh, which is being developed as a second home for the African cheetah. So in situations when the total number of population of the African cheetah in the Kuno National Park will be increased, so at that time Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary will be used as a second home and translocated from the Kuno National Park to the Gandhi Sagar Wildlife Sanctuary. So third statement is also correct, second statement is correct, first statement is incorrect. So the correct answers will be the B, that is the
to volume. So that is, these are the some of the basics points related to the project Cheetah, and B is the correct answer. So a student, we have discussed four questions, and if these are the not the four questions, these was the four issues which we have discussed in the detail, and on the basis of the questions tried to clarify all of the doubts of the student. So so a student, one of my suggestions is that if you find that any questions or any doubts is related to any question, please write in the comment box, so that I can solve those doubts either through the discussions or in the next video. All the best.